आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स मॉड्यूल और रिपोर्ट्स मॉड्यूल को। कैसे आप अकाउंट्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस है, कैसे आप हर ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, कहां से आप लेजर चेक कर सकते हैं, एडवांस पेमेंट आप कैसे रिसीव कर सकते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट की रिपोर्ट्स आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अकाउंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर रिपोर्ट सेक्शन के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कहाँ पे हम अपनी सारी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं, कहाँ से आप अपना स्टॉक वगैरह चेक कर सकते हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, डेली रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। तो सारी रिपोर्ट्स और अकाउंट सेक्शन को आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में पहला ऑप्शन है अकाउंट मास्टर। अकाउंट मास्टर के अंदर में दो ऑप्शन है, अकाउंट और अकाउंट ग्रुप। तो पहले हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप अपने सारे एग्जिस्टिंग अकाउंट की लिस्ट देख सकते हैं। किसी भी अकाउंट का नेम, कुछ भी उसकी डिटेल्स, उसका ओपनिंग बैलेंस आपको अपडेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपको कैश का अपडेट करना है तो आप यहाँ से एडिट बटन से कैश डेस्क का ओपनिंग बैलेंस वगैरह या कुछ भी आपको प्रिंट नेम वगैरह किसी भी एग्जिस्टिंग अकाउंट को अपडेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कुछ एग्जिस्टिंग अकाउंट्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट जो भी अकाउंट क्रिएट होता है पोर्टल पे, तो कुछ 70 या 72 के आसपास अकाउंट्स हैं जो ऑलरेडी क्रिएट होते हैं बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में। उसके अलावा कोई भी अकाउंट आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड अकाउंट बटन से ऐड कर सकते हैं न्यू अकाउंट। सपोज आपको कोई भी एक एक्सपेंस अकाउंट ऐड करना है, कोई बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो अभी सपोज आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक डाल दिया। जो आप लास्ट के कुछ डिजिट्स बैंक के अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। मैंने ये एक्सिस बैंक 002145 यहाँ पे डाला, प्रिंट नेम। अब मुझे यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करना होगा बैंक अकाउंट्स, क्योंकि मैं बैंक अकाउंट ऐड करने जा रहा हूँ। तो अब मैं सेव करूंगा इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस अगर हमको शो करना है तो हम ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं यहाँ से और सबमिट करते हैं तो ये अकाउंट ऐड हो जाता है एक्सिस बैंक बैंक अकाउंट्स मेन ग्रुप के अंदर। तो आप यहाँ से अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज आपको कोई एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करना है, कोई भी एक्स वाई जी एप्लीकेशन एक्सपेंसेस लगा लो या अदर एक्सपेंसेस लगा लो, पेट्रोल एक्सपेंसेस लगा लो। पेट्रोल एक्सपेंस नाम से आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, एक्सपेंस अकाउंट। तो आप यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से एक्सपेंस अपना डिफाइन करना पड़ेगा, कौन से ग्रुप के अंदर में आप इसको ऐड कर रहे हो। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस टाइप। तो आप यहाँ से अपने अकाउंट्स ऐड कर सकते हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। फिर अकाउंट सेक्शन में अकाउंट मास्टर के अंदर में सेकंड था अकाउंट ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे दिखाई ये सारे जो लेफ्ट साइड में है, परचेज, सेल्स, जीएसटी, कैश, सेस ऑन जीएसटी, ये सारे अकाउंट्स हैं। ये इनके पेरेंट ग्रुप हैं और मेन ग्रुप हैं। तो आप यहाँ से अब अपने ग्रुप वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो अकाउंट्स, अकाउंट मास्टर, अकाउंट ग्रुप। जैसे हमने बैंक अकाउंट ऐड किया था एक्सिस बैंक, वो बैंक अकाउंट्स के अंदर ग्रुप में ऐड किया था। एक्सपेंस अकाउंट हमने इनडायरेक्ट किया, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ऐड किया था। ये चार इसमें मेन अकाउंट्स होते हैं जो ऑलरेडी क्रिएट होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो जैसे लाइबिलिटीज हो गए, एसेट्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए और इनकम। अब जितने भी सेकेंडरी अकाउंट्स होते हैं, ये प्राइमरी अकाउंट्स हम इनको बोल सकते हैं चारों को, और जितने भी सेकेंडरी अकाउंट्स होते हैं वो उनके अंदर में ऐड हो जाते हैं। कैपिटल अकाउंट जैसे लाइबिलिटीज में आता है, करंट एसेट्स है आपका एसेट्स में आता है, लोन्स एंड लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटीज में है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस में भी आप एक्सपेंसेस अकाउंट ऐड करते हैं। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनका मेन अकाउंट एक्सपेंस होता है। दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों एक्सपेंसेस के अंदर में ही आते हैं। एक्सपेंसेस एक प्राइमरी ग्रुप है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेकेंडरी ग्रुप है। यहाँ से हम न्यू ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। तो हम जब भी यहाँ से न्यू ग्रुप ऐड करेंगे तो ये हमने डायनेमिक बनाया हुआ है। तो जो ग्रुप हम ऐड करने जा रहे हैं वो हमको प्राइमरी ग्रुप बनाना है, यस या नो कर देते हैं। और यहाँ पे ग्रुप कौन से ग्रुप के अंडर में हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चार ही ग्रुप अकाउंटिंग में मेन होते हैं, प्राइमरी होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम और लाइबिलिटीज। तो आप जो भी ग्रुप ऐड करते हैं वो इनके अंदर में ही ऐड होता है। आप यहाँ से ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है जर्नल। यहां से आप अपनी जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। सपोज आपको कुछ भी आपको एंट्री करनी है अकाउंटिंग की, आपको सेल परचेज, आप हमने इजी ऑप्शन बनाया, आप सेल परचेज के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने सेल
की कोई भी ट्रांजेक्शन की, आपने किसी कस्टमर को 100 रुपए का सामान सेल किया कैश पे, तो अब जब भी हमारी सेल की एंट्री सबमिट करते हैं तो उसकी पेमेंट वगैरह की एंट्री बैकएंड में ऑटोमेटिक हो जाती है अकाउंट्स में। आपकी बैलेंस शीट, आपका ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। इसके अलावा कोई भी आपको ऐसी एंट्री है जो जर्नल एंट्री के थ्रू करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। कोई सपोज आपके दो बैंक अकाउंट्स हैं, अकाउंटिंग में आपने सॉफ्टवेयर में दो बैंक अकाउंट्स ऐड कर रखे हैं, उन बैंक के बीच में कोई आपको ट्रांसफर करना है, या आपके पास बहुत ज्यादा आपका कैश कलेक्शन हो गया है तो कैश आपको बैंक अकाउंट में अपने में डिपॉजिट करना है, तो वो एंट्री आप, वो टाइप्स की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। या बैंक अकाउंट से आपने कुछ विड्रॉ किया है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके मल्टीपल डायरेक्टर्स के अकाउंट्स हो सकते हैं, उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री करनी है तो वो आप जर्नल वाउचर एंट्री से कर सकते हैं। तो मैं आपको एक जर्नल वाउचर की एंट्री करके दिखाता हूँ। सपोज सीआर, यहाँ पे हमने एक सीआर की एंट्री ली, पर्टिकुलर्स में यहाँ पे सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। तो सपोज आपने कुछ परचेज किया, सेल किया, या किसी कस्टमर ने पेमेंट आपको की, कस्टमर को आपने क्रेडिट पे सेल किया था कस्टमर को और कस्टमर ने हमको आज पेमेंट की है, तो वो एंट्री हम यहाँ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ से भी दिखाया था, वो इजी वे है कस्टमर ड्यू अमाउंट से, ये बहुत इजी है, जिसको ज्यादा अकाउंटिंग की डीप नॉलेज नहीं होती वो कस्टमर ड्यू अमाउंट से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं कस्टमर की। बट जो अकाउंटिंग के पीपल है वो यहाँ से भी अब जनरल वाउचर से भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट, क्रेडिट अकाउंट होगा इस केस में कैश, क्रेडिट अकाउंट अगर हम कस्टमर हमको पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट अकाउंट हमको कस्टमर का नेम यहाँ पे लेना है। तो सपोज हम कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं, कस्टमर 3 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। डेबिट अमाउंट, सॉरी क्रेडिट अमाउंट, कितने अमाउंट वो हमको पे कर रहे हैं कस्टमर, तो सपोज वो मैं फॉर एग्जांपल 1000 ले लेता हूँ कि 1000 कस्टमर 3 नाम का कस्टमर है वो मुझे आज पे कर रहा है, तो मैं एंट्री ऐसे कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री डेबिट की दिखानी है। अब डेबिट कौन सा हो रहा है, हमारा कैश हो रहा है। इस केस में कैश हमारा बढ़ जाएगा, जब कस्टमर हमको कैश देता है तो हमारा कैश बढ़ जाता है, तो इसमें 1000 डाल देता हूँ। ये मल्टीपल हो सकते हैं। सपोज आपका क्रेडिट अमाउंट, कस्टमर आपको 1000 रुपीज पे कर रहा है, बट 100 रुपए आपको वो कैश में दे रहा है, 100 रुपए बैंक अकाउंट में दे रहा है, तो आपको डीआर एंट्री मल्टीपल एंट्रीज करनी होंगी। तो आपके दोनों कॉलम्स मैच होने चाहिए। यहाँ पे जब भी आप जर्नल एंट्री करते हैं तो दोनों कॉलम्स मैच होने चाहिए डेबिट और क्रेडिट के, तभी ये सबमिट होता है। तो इसका मतलब होता है कि जितना आपके पास कोई भी एंट्री आई, जितना आपके पास कैश आया 1000 रुपए इस केस में, तो वो 1000 रुपए कहाँ कहाँ गए हैं वो आपको यहाँ पे ब्यौरा देना होता है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी रहती है। आप यहाँ पे फिर रिमार्क्स वगैरह डाल के इसको सबमिट करते हैं, तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है। ये लेजर में चली जाती है कस्टमर की, कि कस्टमर्स ने आपको 1000 रुपीज की पेमेंट की है। अब ये हम अकाउंट्स में जाके देखते हैं, लेजर हमारा अगला ही ऑप्शन है लेजर। तो मैं उस पर्टिकुलर कस्टमर 3 की एंट्री चेक करूंगा। इसकी मल्टीपल एंट्रीज है तो मैं आज का डेट फिल्टर भी लगा देता हूं। आप देख सकते हैं कि कस्टमर ने हमको 1000 रुपीज कैश में पेमेंट की है। ये हमारा किस टाइप की एंट्री थी, जनरल वाउचर थी, वाउचर नंबर ये था। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल्स दिख जाती है अपनी जनरल वाउचर की। ये जनरल वाउचर एंट्री रिपोर्ट है। तो नेक्स्ट ऑप्शन से यहाँ से आप जर्नल एंट्री रिपोर्ट्स देख सकते हैं। जितनी भी आपने जर्नल एंट्रीज की है उनकी एक रिपोर्ट्स बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको डिलीट या अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लेजर। आप यहाँ से पर्टिकुलर कस्टमर का आपको लेजर चेक करना हो, आपको कंप्लीट अपनी अकाउंट का लेजर चेक करना हो, किसी सप्लायर का चेक करना हो, सेल्स का लेजर चेक करना हो, परचेज का करना हो, तो आप सारे लेजर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन टाइप है, सपोज आपको सिर्फ परचेज का लेजर देखना है तो आप परचेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सेल का देखना है तो सेल का लेजर आप देख सकते हैं, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट ट्रांसफर, पेमेंट रिसीव्ड, जर्नल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सपोज आपको किसी पर्टिकुलर अपने अकाउंट्स का देखना है तो आप आपके पास यहाँ पे सारे कस्टमर और अपने जितने भी अकाउंट्स आपके लिस्ट आ जाती है, सारे कस्टमर, सारे सप्लायर, उनका लेजर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे को कस्टमर 3 का लेजर चेक करना है तो मैं यहाँ से कस्टमर 3 का लेजर चेक कर सकता हूँ। मुझे कस्टमर 3 की सिर्फ सेल्स चेक करनी है या परचेज चेक करनी है, क्योंकि ये तो कस्टमर है तो इसको मैंने सेल्स किया, तो मैं सेल्स का फिल्टर भी, दोनों फिल्टर एक साथ लगा के भी चेक कर सकता हूँ। या फिर कस्टमर 3 का मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बीच में लेजर देखना है, एक 1 मंथ का देखना है, या 1 डे का देखना है, 1 वीक का देखना है, तो मैं यहाँ डेट फिल्टर लगा के भी यहाँ पे सर्च करके चेक कर सकता हूँ।
फिर हम यहाँ से एक्सेल में और पीडीएफ में यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अपने लेजर्स का। और यहाँ पे वाउचर नंबर होते हैं, आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल्स भी ओपन हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था। अगर भी इस पे करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाउचर नंबर कहाँ से है, क्या डिटेल थी इसकी। जैसे ये मैंने एक इनवॉइस क्रिएट किया था, तो ये इनवॉइस की थी। तो ये हमारा लेजर है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डे बुक। यहाँ से आप डेली बेसिस पे अपनी रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं कि आपने पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर डे को क्या क्या ट्रांजेक्शन किया। जैसे मैंने अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 18th ऑफ नवंबर की डिटेल्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1000 क्रेडिट हुआ कस्टमर 3 के नाम पे, और कैश हमारा 1000 डेबिट हुआ। तो ये सिर्फ आज दो ही एंट्री हमारी हुई है। एक एंट्री हुई थी कस्टमर ने पेमेंट की थी कैश में, तो ये दो एंट्रीज आती है अकाउंटिंग्स में, तो आज ये हुई है। तो आपकी यहाँ पे डेली बेसिस पे आ जाती है। अब सपोज आपको कंप्लीट नवंबर की एंट्रीज देखनी है, तो आप यहाँ पे डेट फिल्टर चेक करके देख सकते हैं। देखो, पर ये 1 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक हमारी ये एंट्री हुई है, परचेज हुई है इतने अमाउंट की, डेबिट सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, सप्लायर वन की कितनी ट्रांजेक्शन है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल्स भी दिख जाती है। यहाँ पे ये कस्टमर 3 है, जैसे इसके अंदर आप जाएंगे इस पे क्लिक करके तो इसकी डिटेल्स दिख जाएंगी कि जो इसकी ट्रांजेक्शन हुई हैं कस्टमर 3 की 1530 की, और 30 ही क्रेडिट हुआ है। तो ये कैसे हुई है, क्या क्या हुई है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो आप डेली बेसिस पे अपनी डेली बुक से, डे बुक से अपनी सारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। फिर आता है आपका एक्सपेंसेस। आप यहां से अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। सपोज आपको कोई भी एक्सपेंस ऐड करना है, तो आप यहां से मैनेज एक्सपेंस बटन से अपना एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट करना है। सपोज आपको कोई प्रिंटर वगैरह, स्टेशनरी या पोस्टल एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट आपने दिया है, लाइबिलिटी अकाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है कि कौन से अकाउंट से आपका डेबिट होगा। तो आप जो भी अकाउंट ऐड करेंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने रेंट ऑफ टीडीएस, रेंट ऑफ लैंड ले लिया यहाँ पे। अमाउंट टैक्स एक्सक्लूसिव 1000 आपने सपोज यहाँ पे डाल दिया। अगर उस अमाउंट पे कोई जीएसटी है, जो एक्सपेंस आप करने जा रहे हैं उस अकाउंट पे अगर जीएसटी भी लगती है, तो आप यहाँ से जीएसटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नील रख सकते हैं इसको। पेमेंट मोड, किस पेमेंट मोड से आप पेमेंट कर रहे हो। जो एक्सपेंस, सपोज आप पेट्रोल एक्सपेंसेस आप दे रहे हो अपने इंप्लॉइज को, कार्ड से दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, या कैश दिया है अपने इंप्लॉय को, तो वो पेमेंट मेथड डाल के, रेफरेंस नंबर और रिमार्क्स डाल के आप सेव करते हैं, तो आपकी एक्सपेंस की एंट्री यहाँ पे हो जाती है। आप अपने एक्सपेंसेस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एडवांस पेमेंट। आप यहां से एडवांस पेमेंट कर सकते हैं सप्लायर को। सपोज आपने किसी सप्लायर को एडवांस पेमेंट की है, तो ऐड एडवांस पेमेंट से यहाँ पे आपको सारे सप्लायर नेम दिख जाएंगे, सप्लायर वन, सप्लायर टू, कितनी अमाउंट, पेमेंट मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप सबमिट कर देते हैं। जैसे सप्लायर वन को मैं कैश में पे कर रहा हूँ एडवांस 1000 और 1200, मैंने सबमिट किया। तो इस सप्लायर को मेरे पास सारा डेटा रहता है कि मैंने इतनी तारीख को इतनी अमाउंट इसको एडवांस में पे कर रखी है। अब इसका यूज क्या होता है, जब भी आप परचेज करने जाएंगे, आप सप्लायर वन को जब भी आप कोई परचेज करने जा रहे हैं तो ये वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप सपोज आपको सप्लायर वन से कुछ भी परचेज करना है, ये परचेज पेज है, तो मैंने यहाँ परचेज के टाइम पे दिखाया भी था कि आप वहां से एडवांस पेमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एंट्री आ गई है 1200 की। तो अब सपोज आप 1500 का सामान ले रहे हैं, तो 1200 रुपये यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, और 300 रुपये आप उसको क्रेडिट या कैश में पे कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट आपने एडवांस दी हुई है, ये आप नेक्स्ट परचेज पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर सेम मैंने दिखा, एडवांस पेमेंट होती है सप्लायर की। एडवांस रिसीट ये होती है आपके कस्टमर के लिए। जब भी हम कस्टमर से लेते हैं पेमेंट, कस्टमर ने हमको एडवांस पेमेंट की है, तो यहाँ पे कस्टमर लिस्ट हमारी आ जाएगी, हम कस्टमर से ले सकते हैं। यहाँ पे एडवांस एंट्री जब सबमिट करेंगे तो कस्टमर ने हमको एडवांस पेमेंट कर दिया है। जैसे हमने परचेज के केस में उसको परचेज पे एडजस्ट किया था, सेल्स के केस में हम कस्टमर की अमाउंट भी नेक्स्ट सेल पे एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी एडवांस पेमेंट कस्टमर ने हमको की है। फिर पेमेंट, यहां से आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, एड ट्रांजैक्शंस पे आपको जाना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। रिसीव पेमेंट, सपोज आपको किसी कस्टमर से कोई भी पेमेंट लेनी है, रिसीव पेमेंट, तो आप यहाँ से कस्टमर से भी लेनी है या सप्लायर से भी लेनी है, किसी कोई इन्वेस्टमेंट टाइप का बिजनेस है, सपोज आप किसी अपने कस्टमर से 10,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेते हो, वो आपको पे नहीं कर रहा, एडवांस नहीं दे रहा, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। फिर जब जब उस पर प्रॉफिट होगा तो आप उसको प्रॉफिट देते भी हो, तो वो उस केस में वो आपका डेटर्स भी हो गया,
और क्रेडिटर्स भी हो गया, आप उससे लेते भी हैं पेमेंट और उसको प्रॉफिट करके देते भी हैं। तो उस केस में आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो रिसीव पेमेंट में जब भी आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं तो ये एंट्री आपको करनी है। सेम वैसे ही मेथड होता है, कौन से अकाउंट से हम रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट मोड, कितना अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, किससे हम रिसीव कर रहे हैं, वो एंट्री डाल के हम सेव कर सकते हैं। ट्रांसफर पेमेंट, जब जब हम उसको पेमेंट करेंगे, किसी को भी अपना रेंट देना है या अपने कस्टमर को ही पे करना है, सप्लायर को ही पे करना है, तो हम ट्रांसफर पेमेंट का ऑप्शन का यूज करते हैं। कॉन्ट्रा, सपोज आपका मल्टीपल बैंक्स आपने सॉफ्टवेयर में ऐड किए हुए हैं, या आपके पास कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, आपको कैश डिपॉजिट करना है बैंक में या बैंक से विड्रॉ करना है, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको कैश डिपॉजिट करना है बैंक में, तो वो एंट्री आप यहां से कर सकते हैं। या बैंक से आपको विड्रॉ करना है कैश, तो वो एंट्री आप यहां से कर सकते हैं। इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, कॉन्ट्रा पेमेंट्स या कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। तो वो अमाउंट, रेफरेंस नंबर, रिमार्क्स डाल के आप सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट आप उस केस में बनाते हैं, सपोज आपने किसी सप्लायर से कुछ भी परचेज किया और XYZ रीजन से वो आपने रिटर्न कर दिया है सप्लायर को, तो आप सप्लायर के नाम पे यहाँ पे डेबिट नोट क्रिएट क्रिएट कर देते हैं उस बिल के अगेंस्ट में, कि ये बिल था और ये मैंने सामान रिटर्न किया है। या कोई भी ऑफर चल रहा था और आपने मेरे को ज्यादा अमाउंट का लगा दिया, सपोज कि 900 रुपए का सामान था बट आपने 1000 की बिलिंग कर दी, तो 100 रुपए का मैं डेबिट नोट क्रिएट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट परचेज पे मैं वो अपना एडजस्ट कर सकता हूँ डेबिट नोट। तो आप यहाँ पे डेबिट नोट क्रिएट कर सकते हैं सप्लायर के नाम पे। सेम क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट कस्टमर्स के लिए होता है कि कस्टमर ने आपको कुछ भी अपना सामान रिटर्न कर दिया है, तो आप उसके नाम पे यहाँ से क्रेडिट नोट बना के दे देते हैं कस्टमर को। तो जब भी हम उस कस्टमर को क्रेडिट नोट बना के देंगे, तो वो क्रेडिट नोट वो नेक्स्ट अपनी सेल पे एडजस्ट कर सकता है। सपोज वो अगली बार 1000, हमने उसको 500 रुपए का क्रेडिट नोट दिया, फिर अगली बार वो हमसे कुछ भी परचेज करने आया, उसने 1000 का कुछ परचेज किया, तो 500 का जो क्रेडिट नोट है वो हम उसमें एडजस्ट कर देते हैं कस्टमर से डिस्कस करके। फिर होता है आपका बैंक रिकॉन्साइल। यहाँ से आप बैंक रिकॉन्सिलेशन की एंट्री कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने चेक वगैरह की एंट्री जो भी होती हैं, वो आप यहाँ से अपडेट डाल के सारी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन मिलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन के अंदर, रिकॉन्साइल ऑल बैंक अकाउंट और बैंक रिकॉन्सिलेशन। तो ये एंट्रीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन बेसिकली होता है आपके चेक वगैरह की एंट्री करने के लिए, कि सपोज आपने चेक लगाया आज 18 नवंबर है, और वो चेक सपोज क्लियर होता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद, क्लाइंट को हमने जिसको भी चेक अपना डिपॉजिट किया था उसने थोड़ा लेट लगाया है, तो वो आपका इसमें कॉन्साइल हो जाता है कि आपने पेमेंट कब की थी अपने अकाउंट से, अपना चेक इश्यू कब किया था, और आपके अकाउंट से डेबिट कब हुआ है। तो वो एंट्रीज आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से अपना ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस, ये अकाउंटिंग की चीजें होती है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है अकाउंटेंट्स के लिए। यहाँ से वो पूरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं अपनी ट्रायल बैलेंस, कितनी एंट्रीज डेबिट में हुई है, क्रेडिट पे कितनी हुई है, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, करंट लाइबिलिटीज। आप यहाँ से एक्सपेंड करके चीजें देख सकते हैं, जैसे सैलरी डेटर्स है, सैलरी डेटर्स पे भी क्लिक करते हैं तो अंदर डिटेल्स में चले जाते हैं कि कहाँ से एंट्रीज आ रही है। तो ये अकाउंटिंग पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रायल बैलेंस। तो आप यहाँ से अपना ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ से आप कोई एंट्री नहीं करते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, ये जो तीन ऑप्शन है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इसमें आपको एंट्री नहीं करनी होती है। ये एक टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, ये प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट होती है। यहाँ से आप अपनी प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट्स देख सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप देख सकते हैं, 1 मंथ का देख सकते हैं, पिछले 1 वीक का देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट कितना है, वो सारी चीजें आ जाती है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है, सेल्स अकाउंट में आपके पास क्या क्या है। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप इसके अंदर डिटेल्स में भी चले जाते हैं। ये आपकी प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है। यहाँ से आप सारी अपनी चीजें चेक कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उसको एक्सेल में या PDF में प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं यहाँ से। फिर बैलेंस शीट होती है, आप यहाँ से अपनी बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। करंट असेट्स आपके क्या हैं, कैश इन हैंड में कितना है, सैंडी डेटर्स में कितना है, स्टॉक इन हैंड आपका कितना है, करंट लाइबिलिटीज में कितना है। करंट लाइबिलिटीज में जैसे दो सेक्शन है, सैंडरी क्रेडिटर्स है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, तो पर्टिकुलर अकाउंट में कितना है। और ये डिटेल्स का अगर आप वेरिफिकेशन आपको देखना है तो आप इस पे क्लिक करके अंदर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि जितना अमाउंट यहाँ पे आया है हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस 91,087.84,
तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इसका कैलकुलेशन कहाँ से आपको आ रहा है, अलग अलग आप डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट अकाउंट सेक्शन। आप यहाँ से न्यू अकाउंट्स ऐड करना, जर्नल एंट्री, लेजर चेक करना, डे बुक, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, ये सारी रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। अपने एक्सपेंस वगैरह अकाउंट सेक्शन से सारे आप मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम रिपोर्ट्स पे। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जो भी सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, परचेज की एंट्री कर रहे हैं, मैंने जितनी भी एंट्री दिखाई है, आप डेबिट नोट क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिट नोट आप क्रिएट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल ऑर्डर बना रहे हैं, परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, जीआरएन बना रहे हैं, आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं, कस्टमर को पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट दे रहे हैं, जितनी भी आपने सेल परचेज की उस पर जो भी जीएसटी लग रहा है, तो सारी रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पे मेंटेन होती हैं। तो रिपोर्ट्स के अंदर में पहला ऑप्शन है इनवॉइस रिपोर्ट। आप यहाँ से आपने जितनी भी सेल की है, जितनी भी इनवॉइसेज आपने बनाई है, वो रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं, कंपनी वाइज आप देख सकते हैं, ब्रांच वाइज देख सकते हैं, कस्टमर वाइज देख सकते हैं, प्राइस टाइप वाइज, डेट वाइज, वो आप चेक कर सकते हैं। सपोज ये हमारी इनवॉइस रिपोर्ट है, तो आप यहाँ से जो प्रीवियस इनवॉइस आपको देखने हो उसका पीडीएफ प्रिंट आउट करना हो, डिटेल्स देखनी हो, तो आप शो पे क्लिक करके, इस बटन पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं एक्शन के अंदर में, जैसे यहाँ से आप एडिट इनवॉइस, तो एडिट कर सकते हैं, अपने इनवॉइस को अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ डिलीट बटन से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट आप जब भी करते हैं तो आपको ओटीपी की रिक्वायर्ड है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे ओटीपी जाता है और इनवॉइस डिलीट हो जाता है। आपको कंफर्म करना है, आपको स्टेटस चेंज करना है कि अब आप इसको इनवॉइस को कैंसिल नहीं करेंगे, इसके बाद आप कैंसिल नहीं कर पाते हैं कंफर्म करने के बाद, तो आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं। कैंसिल करना है आपको ये इनवॉइस, तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो डिलीट और कैंसिल में यही फर्क होता है, जब भी आप डिलीट करते हैं तो जो भी आपका इनवॉइस नंबर होता है, ये इनवॉइस नंबर है, ये आप फिर से जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि आपने पूरी एंट्री ही डिलीट कर दी हो, उसकी सारी चीजें डिलीट हो जाती है। कैंसिल में होता है कि आपसे गलती से कोई इनवॉइस बन गई थी, आपने कैंसिल कर दी, या XYZ से कस्टमर से कुछ भी डिस्कशन फाइनल नहीं हुआ तो आपने कैंसिल कर दी, तो जो भी अगला आपका इनवॉइस बनेगा वो 20 से बनेगा। ये इनवॉइस नंबर यूज हो चुका है, भले ही आपका कैंसिल्ड बिल के लिए हुआ हो, बट ये यूज हो चुका है। और हमने यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, आप डायरेक्टली यहाँ से सेल रिटर्न भी कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ से दिखाया था, आप सेल रिटर्न सेल्स से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली, या इनवॉइस देखने के बाद, उसकी डिटेल्स देखने के बाद अगर आपको यहाँ से भी करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं, आप यहाँ से सेल रिटर्न भी कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट रिपोर्ट आपकी सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट में आप देख सकते हैं सेल कोटेशन रिपोर्ट, जितनी भी आपने कोटेशंस बनाई है वो रिपोर्ट दिख जाती है। सेल्स रिटर्न रिपोर्ट, जितनी भी आपने सेल्स रिटर्न की है वो दिख जाती है। जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ सेल कोटेशन, ये हमारी जितनी भी कोटेशन है उनका स्टेटस, ये सारी कोटेशन रिपोर्ट है, जो जो कोटेशन हमने बनाई है। सेम ऐसे ही यहाँ से आप सेल रिटर्न रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जितने भी हमने सेल रिटर्न किए हैं उनकी रिपोर्ट्स बन जाती है, तो वो रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल रिटर्न की इंक्रीज है। सेल्स प्रॉफिट रिपोर्ट, आप यहाँ से सेल्स प्रॉफिट रिपोर्ट देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इनवॉइस पे और पर्टिकुलर आइटम पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ था। जैसे आपको इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए देखना है MW2319, तो आप कस्टमर नेम ये था, आइटम नेम ये था, क्वांटिटी इतनी थी, परचेज प्राइस था इसका 1100 रुपए, और हमने इसको सेल किया 1450 पे। हमारा जो ग्रोस मार्जिन है वो 350 है, टोटल मार्जिन 350 है। ग्रोस मार्जिन परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं 24.14% है। पेमेंट मोड क्या यूज हुआ था और टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है। आप पूरी रिपोर्ट के एंड में यहाँ पे टोटल अपना ग्रोस प्रॉफिट भी देख सकते हैं, या किसी सेल पे आपको लॉस होता है तो यहाँ पे लॉस में भी आ जाता है। सपोज आपने 1500 रुपए में कुछ भी परचेज किया और XYZ रीजन से उसको 1000 में सेल कर दिया, तो उस केस में आपको 500 रुपए का लॉस हुआ है, तो लॉस की एंट्री भी यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ से आप इनवॉइस वाइज या आइटम वाइज भी देख सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, ब्रांच वाइज आपको देखना हो, किसी पर्टिकुलर आइटम पे देखना हो, किस आइटम के पे आपको कितना आज तक टोटल प्रॉफिट या लॉस हुआ है। जैसे एप्पल का चेक करना है तो आप यहाँ से एप्पल का फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं, तो आपको ये एप्पल की ही चीजें दिखाएंगे। तो एप्पल ग्रीन में और एप्पल में ये इंक्लूडेड है, तो इसमें जैसे आपको इतना प्रॉफिट आज तक हुआ है, और ये सारे इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतने इनवॉइस नंबर हैं आपके, कौन कौन सी इनवॉइस पे कब कब इतनी सेल हुई थी, कितना कितना प्रॉफिट हुआ था, टोटल इस आइटम पे आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। अब डेट वाइज देखना हो कि आपको पिछले हफ्ते कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये सेल प्रॉफिट रिपोर्ट है। यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि कौन से आइटम पे, कौन सी पर्टिकुलर सेल पे कितना आपको प्रॉफिट हुआ है।
फिर सेल ऑर्डर रिपोर्ट, जो भी आपने सेल ऑर्डर बनाए हैं वो देख सकते हैं। सेल चालान रिपोर्ट से आपने जितने भी चालान बनाए उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाती है। आइटम वाइज सेल्स, जितनी भी आपने सेल्स की हैं वो आइटम वाइज आपको देखनी है, तो आइटम वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनवॉइस रिपोर्ट से क्या था कि आप पूरी कंप्लीट उसकी इनवॉइस रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप आइटम वाइज, यहाँ से आइटम का फिल्टर लगाएंगे, उसी पर्टिकुलर आइटम की आप यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं कि कब कब आपने उसको परचेज किया, किस कस्टमर को सेल किया आपने, आइटम नेम क्या था, किस प्राइस पे आपने सेल किया, उसकी पर्टिकुलर आइटम की हिस्ट्री मिल जाती है आपको कि वो आइटम आपने कब कब किस किस कस्टमर को किस रेट पे सेल किया है। तो उस पर्टिकुलर आइटम की हिस्ट्री मिल जाती है कि ये आइटम पहले कितने में आता था, कितने में हमने सेल किया हुआ है। वो एक आइडिया लेना हो कभी भी आपको, तो आप इस रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। फिर आइटम वाइज सेल रिटर्न, जब भी आपने कोई रिटर्न की है तो उसकी अगर रिपोर्ट्स देखनी है सेल रिटर्न्स की, यहाँ से तो आप सेल रिटर्न की रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आइटम वाइज देखनी है तो आप आइटम वाइज सेल रिटर्न देख सकते हैं। फिर आइटम वाइज जीएसटी, अगर पर्टिकुलर आइटम पे आपको कितना जीएसटी लगा है या आपने कितना पे किया है, तो आप आइटम वाइज जीएसटी रिपोर्ट से यहाँ से आइटम वाइज जीएसटी आपको मिल जाती है रिपोर्ट। यहाँ पे एंड में टोटल आपको सीजीएसटी कितनी लगी, आईजीएसटी कितनी लगी, एसजीएसटी कितनी लगी, तो वो रिपोर्ट आप यहाँ से आइटम वाइज जीएसटी जीएसटी रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। फिर टॉप बाइंग कस्टमर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके टॉप बाइंग कस्टमर्स क्या क्या हैं, कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपसे सबसे ज्यादा परचेज की है। चलान रिटर्न रिपोर्ट देख सकते हैं फिर यहाँ से, जो भी आपने चलान रिटर्न किए हैं। रेंटल एक्सपेंस रिपोर्ट, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि आप यहाँ पे अपने आइटम्स को, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट कर सकते हैं, किसी कस्टमर को रेंट पे दे सकते हैं। तो वो जो रिपोर्ट्स बनेंगी आप यहाँ से रेंटल एक्सपेंस रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी रेंट पे सामान दिया था उस पे आपको कितना एक्सपेंस आपने लगाना पड़ा, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, वो रेंटल एक्सपेंस रिपोर्ट से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर है हमारी परचेज रिपोर्ट्स। परचेज के अंदर में आप यहाँ पे अपनी परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। परचेज रिटर्न रिपोर्ट, जो भी आपने परचेज रिटर्न किए हैं वो रिपोर्ट्स आप यहाँ पे देखते हैं। परचेज आइटम रिपोर्ट, आइटम वाइज आप परचेज रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। फिर सप्लायर वाइज परचेज रिपोर्ट, सप्लायर वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सप्लायर से आपने कब कब क्या क्या कितनी क्वांटिटी परचेज की हुई है। पीओ रिपोर्ट, जैसे मैंने बताया था आपको, पीओ रिपोर्ट जो भी आपने परचेज ऑर्डर बनाए हैं, और जो अगली रिपोर्ट से आप पीओ पेंडिंग रिपोर्ट से जो भी परचेज ऑर्डर अभी आपने बनाए हैं और कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो परचेज में, तब तक वो पीओ पेंडिंग रिपोर्ट रहती है। सेम ऐसे ही जीआरएन रिपोर्ट और जीआरएन पेंडिंग रिपोर्ट होती है। जब तक जीआरएन हमने बनाया हुआ है उसको परचेज में कन्वर्ट नहीं किया है, तब तक वो जीआरएन पेंडिंग रिपोर्ट में रहता है। जैसे ही हम जीआरएन को परचेज में कन्वर्ट कर देते हैं कंप्लीटली, तो वो जीआरएन रिपोर्ट में आ जाता है। तो ये हमारी परचेज के अंदर की रिपोर्ट्स थी। फिर है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट्स के अंदर भी मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे आपका स्टॉक रिपोर्ट है, ये आपको मोस्टली यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है स्टॉक रिपोर्ट। ये स्टॉक रिपोर्ट मैंने ओपन की, तो यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर, आप कंपनी वाइज अपने स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, ब्रांच वाइज देख सकते हैं, आइटम सेंटर वाइज, सॉरी आइटम वाइज आप यहाँ से रिपोर्ट्स देख सकते हैं। सपोज किसी आइटम, पर्टिकुलर आइटम का ही आपको स्टॉक रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे फिल्टर लगा के देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, बारकोड, एसक्यू, कलर वाइज, आइटम सेंटर वाइज। आइटम सेंटर होते हैं जो आपके वेयर हाउसेज है, जितने भी वेयर हाउसेज की लिस्ट होती है, तो उसकी आप पर्टिकुलर वेयर हाउस या आइटम सेंटर की रिपोर्ट्स भी अलग से देख सकते हैं, या एक्सपायरी या रैक नंबर वाइज भी देख सकते हैं। तो ये मेरी स्टॉक रिपोर्ट है। सपोज मेरे को पर्टिकुलर इस आइटम की, मेरे को किसी भी आइटम की मेरे को चेक करनी है, मैंने ये आइटम सेलेक्ट किया, इसी आइटम का फिल्टर लगा के मैं देखूंगा तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर आइटम की मेरी स्टॉक रिपोर्ट दिखाएंगे। इस पे ये बेसिक कॉलम से आइटम नेम है, एसक्यू कोड, कलर, साइज, ओपनिंग स्टॉक। सपोज इसका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था 5, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू थी 250, इन स्टॉक 2 हमारा परचेज हुआ है, 5 हमारा ओपनिंग था, 2 पर इन मतलब परचेज या इन हुआ है, कोई भी स्टॉक इन हुआ है मतलब हमारे पास आया है 5, और 2 हमने इन किया, तो आउट स्टॉक कितना 7 हमने फिर आउट भी कर दिया, सेल कर दिया है, कुछ भी आउट कर दिया, तो 7। तो अभी इसका करंट स्टॉक 0 है, क्योंकि 5 और 2, 5 हमारे पास पहले था, 2 हमारे पास और आया 7, और 7 हमने आउट भी कर दिया, तो इसका 0 है। तो ये चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर विदाउट बैच वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैच क्या होता है, जैसे सपोज आप एक आइटम को मल्टीपल प्राइस पे परचेज करते हो। आपने लैपटॉप खरीदा, आज उसको 10,000 रुपए पर पीस के हिसाब से 10 पीस खरीदे हैं, और अगली बार 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद सेम लैपटॉप, सेम आइटम आपने
20 क्वांटिटी खरीदी, बट इस बार प्राइस था 20,000 रुपए। तो उसके दो बैच अलग अलग हमारे पास बन जाते हैं कि आप उसको बैच वाइज चेक कर सकते हैं कि जब 10,000 पे हमने ये पीस खरीदा था उसके कितनी क्वांटिटी हमारे पास है और कब आई है, और 20,000 पे जब खरीदा था उसकी कितनी क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी हमने कब परचेज की है, किस सप्लायर से की है। तो आप सेल के टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से वाले बैच से सेल करना चाह रहे हो, 10,000 वाले से या 20,000 वाले से। तो यहाँ पे आप विदाउट बैच वाइज भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ विदाउट बैच से चेक करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको बैच वाइज स्टॉक नहीं दिखाएगा, दोनों का कंबाइंड स्टॉक दिखा देगा। जैसे 10,000 के रेट पे हमने 10 पीस खरीदे थे, 20,000 के रेट पे 20, तो टोटल 30 है। बट अगर विदाउट बैच आप चेक करेंगे तो दोनों की अलग अलग एंट्री दिखाएगा कि 10,000 वाले 10 पीस हैं और 20,000 वाले 20 हैं। फिर स्टॉक के अंदर ही स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट होती है। आप यहाँ से जो भी अपने स्टॉक ट्रांसफर करते हैं इन्वेंट्री से, जब भी आप यहाँ से स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, एक मान लो आपकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, मल्टीपल वेयर हाउस हैं आपके, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जब भी आप स्टॉक ट्रांसफर करते हैं यहाँ से इन्वेंट्री में स्टॉक ट्रांसफर से, तो वो रिपोर्ट भी आपकी अलग से बन जाती है। जैसे मेरे पास दो वेयर हाउस है, इन्वेंट्री सेंटर है, तो मैंने वेयर हाउस वन होलसेल से वेयर हाउस वन में जो भी मैं यहाँ से ट्रांसफर करूंगा उसकी रिपोर्ट्स वहां पे बन जाती है। या ब्रांच वाइज भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। तो ब्रांच वाइज आप जब भी ट्रांसफर करेंगे तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप अपना स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको बन जाती है। रिपोर्ट्स स्टॉक स्टॉक ट्रांसफर। फिर आप मिनिमम स्टॉक रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रिपोर्ट्स यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी हैं, मैं एक बार डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। मिनिमम स्टॉक रिपोर्ट होती है, सपोज आपने किसी आइटम का मिनिमम स्टॉक डिफाइन किया था ऐड आइटम पे। मैंने जब मास्टर में यहाँ पे आइटम ऐड करना दिखाया था तो आपको बताया था कि आप मिनिमम स्टॉक की थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं। सपोज एक आइटम है, उसकी आपने मिनिमम स्टॉक डिफाइन कर दिया एन क्वांटिटीज, तो उस आइटम की क्वांटिटी जब आपके पास 10 या 10 से कम आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपकी रिपोर्ट बन जाती है कि ये पर्टिकुलर आइटम आपका मिनिमम स्टॉक थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुका है, आप इसको परचेज कर सकते हैं या परचेज ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये अपनी मिनिमम स्टॉक रिपोर्ट थी। फिर सोल्ड आइटम की रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं, जो भी आइटम्स आपने सेल किए हैं, सोल्ड आउट किए हैं, सोल्ड आइटम की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। परचेज आइटम की, जो भी आइटम्स आपने परचेज किए वो अलग से उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। डैमेज स्टॉक, कोई भी आपका स्टॉक डैमेज हुआ है, और वो डैमेज आप कहाँ से मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री में आप जाते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट से। सपोज आपने कोई भी स्टॉक एडजस्टमेंट किया था, कोई आपका स्टॉक डैमेज हुआ था, वो कोई आपको एंट्री की थी आपने स्टॉक एडजस्टमेंट, सपोज आपके दो क्वांटिटी इस पर्टिकुलर आइटम की डैमेज हो गई, तो -2 करके आप यहाँ से डैमेज डाल देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो ये स्टॉक आपका डैमेज स्टॉक में चला जाता है। या सेल रिटर्न के टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आप कस्टमर ने आपको कुछ भी अपना सामान वापस किया है और वो डैमेज आपने सिलेक्ट किया है, तो उससे आपका रिपोर्ट्स बन जाती है अलग से कि क्या क्या स्टॉक आपका डैमेज हुआ है, तो डैमेज स्टॉक रिपोर्ट। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके टॉप सेलिंग रहे हैं। एक्सपायर या रैक वाइज आप देख सकते हैं। रैक होता है जैसे आपका शोरूम है, उसमें मल्टीपल रैक बनी हुई है, रैक 1, रैक 2, रैक 3, तो रैक में कितनी है, कौन से आइटम एक्सपायर्ड हो चुके हैं, एक्सपायरी डेट डाल के जब परचेज करते हैं तो एक्सपायरी और रैक वाइज रिपोर्ट आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ से स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट अपनी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया था अपना स्टॉक एडजस्टमेंट, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी आप स्टॉक एडजस्टमेंट करते हैं इस ऑप्शन से, इन्वेंट्री स्टॉक एडजस्टमेंट से, तो वो रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पे बन जाती हैं। रिपोर्ट्स स्टॉक स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट। स्टॉक समरी रिपोर्ट्स, आप एक पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर कैटेगरी की समरी देख सकते हैं, उस स्टॉक की कहाँ कब और कैसे कितना आउट हुआ, कितना इन हुआ, कितना करंट स्टॉक है हमारा, वो देख सकते हैं। स्टॉक एजिंग रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आपका पुराना स्टॉक कितना है, कौन सा स्टॉक एक्सपायर होने वाला है, कब से कितना स्टॉक क्या पड़ा है, तो एज वाइज आप उसका देख सकते हैं। प्रोजेक्शन रिपोर्ट, आप यहाँ से प्रोजेक्शन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपका जैसे ये पर्टिकुलर आइटम है, इसकी सोल्ड क्वांटिटी इतनी है, स्टॉक कितनी है, रिक्वायर्ड कितनी है, तो आपको ये आइडिया रहता है कि आपको कौन से आइटम की कितना प्रोजेक्शन है, कितनी अभी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, तो उतनी क्वांटिटी आप इससे का आप परचेज ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपका प्रोजेक्शन रिपोर्ट यूज होती है ताकि आपका कोई भी आइटम का स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक ना हो। फिर रिपेयर आइटम्स, सपोज आपको कोई सेल रिटर्न करी थी किसी सप्लायर ने, तो आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो किसी ने आपको फ्रिज कूलर या जो भी है फैन वगैरह रिटर्न किया, बट रिपेयर के लिए किया था, तो आप यहाँ से रिपेयर आइटम से रिपोर्ट से उसके रिपेयर आइटम की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
अब ये ऑप्शंस जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको स्टॉक में, जैसे रिपेयर आइटम है या रिप्लेसमेंट आइटम है, अगली रिपोर्ट हमारी रिप्लेस के लिए आया है हमारे पास, या रिटर्न के लिए आया है, रिपेयर के लिए आया है। तो जब भी हम यहाँ पे मैंने दिखाया था सेल रिटर्न करते हैं, जब भी हम यहाँ पे सेल रिटर्न करेंगे, कोई भी हम सेल रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि कस्टमर हमको रिटर्न कर रहा है, रिटर्न मतलब वो वापस ही दे रहा है और अपने पैसे वापस ले रहा है। स्क्रैप करना है कि वो सामान ही खराब था तो आपको स्टॉक में वापस नहीं लेके आना है। रिटर्न के केस में आपका स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि वो स्टॉक में वापस आ गया है, वो आप किसी कस्टमर को दूसरे को दे सकते हो। स्क्रैप स्क्रैप का केस में वो आइटम आप स्टॉक में ऐड नहीं होगा, सपोज वो डैमेज था, स्क्रैप हो गया है, आपने गार्बेज कर दिया है। रिपेयर, सपोज कोई भी आइटम रिपेयर के लिए आया है कि आपने फैन वगैरह का है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो वापस रिपेयर करके आप उसको वापस देंगे। या रिप्लेस करना है कि वो फैन खराब था कि ये आइटम आप ले लीजिए, मुझे दूसरा आइटम दे दीजिए, तो आप रिप्लेस करके भी आप सेल रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो इनकी रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पे बन जाती है स्टॉक में। जो जो रिपेयर्स के लिए आएंगे वो रिपेयर्स में बन जाएंगे, रिप्लेसमेंट आइटम्स की रिपोर्ट्स रिप्लेसमेंट में, रिप्लेसमेंट आइटम्स में। फिर है आईएमईआई वाइज स्टॉक, जो मैंने आपको परचेज और सेल के केस में दिखाया था। सीरियल नंबर या आईएमईआई वाइज जो भी स्टॉक होते हैं आपके मोबाइल फोन वगैरह का, अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आईएमईआई वाइज स्टॉक इनपुट और आउटपुट होता है, तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। नेगेटिव स्टॉक रिपोर्ट, कितना भी स्टॉक आपका नेगेटिव चला गया है उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पे अलग से बन जाती है। तो जिसका भी करंट स्टॉक नेगेटिव है वो यहाँ पे दिखेंगे आपको नेगेटिव स्टॉक रिपोर्ट में। ये थी हमारी स्टॉक रिपोर्ट। फिर है कस्टमर ड्यू पेमेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे की थी, जो किसी भी कस्टमर से हमने पेमेंट रिसीव की है उसकी एंट्री यहाँ पे की थी, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे भी बन जाती है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में गए कस्टमर ड्यू पेमेंट, जितनी भी एंट्रीज हमने उनकी पेमेंट कब कब ली है आप देख सकते हैं यहाँ से, ये सारी डिटेल्स बन जाती है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो व्यू कर सकते हैं कि कब कब उसने पेमेंट की है, कौन सा पेमेंट मेथड यूज किया था, सारी डिटेल्स यहाँ पे एक पीडीएफ में आ जाती है। फिर सप्लायर ड्यू पेमेंट, जो सप्लायर को आपने जब जब पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है, कौन से इनवॉइस के लिए पेमेंट की है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाती है। फिर आपकी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडियन अकाउंट्स के लिए, जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट। तो जीएसटी R1 रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जीएसटी R1 है, अब यहाँ से एक्सेल फॉर जीएसटी फाइलिंग, अगर आपको जीएसटी फाइलिंग के फॉर्मेट में अपलोड करनी है तो आप इस बटन से अपना एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायरेक्टली उस फॉर्मेट में होता है, ये अपलोडेबल होता है जीएसटी फॉर्म पोर्टल पे, तो आप यहाँ से एक्सेल को एक्सपोर्ट करके आप जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी R1 के लिए फाइल कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड करके आप। फिर जीएसटी R2A रिपोर्ट आपको देखनी हो या 3B देखनी हो तो आप वो रिपोर्ट्स भी जीएसटी की यहाँ से सारी चेक कर सकते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट रिपोर्ट है पेमेंट मोड सेल्स। यहाँ से आप पेमेंट मोड वाइज आपकी सेल्स सारी चेक कर सकते हैं कि कैश में आपको कितनी पेमेंट हुई है, ऑनलाइन में कितनी हुई है, कार्ड में कितनी, चेक में कितनी, क्रेडिट पे कितनी, अदर पेमेंट मेथड पे कितनी हुई है। यहाँ पे डेट फिल्टर वगैरह भी लगा के आप चेक कर सकते हैं। सपोज आपको पर्टिकुलर डेट का कलेक्शन देखना है, पर्टिकुलर वीक का देखना है, पर्टिकुलर मंथ का देखना है, तो वो सारी चीजें फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं। फिर आपकी डेली रिपोर्ट्स, आप यहाँ से डेली रिपोर्ट्स देखते हैं। डेली रिपोर्ट में जैसे पर्टिकुलर डे का बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करके आता है, तो आज सपोज मैंने कोई सेल परचेज नहीं की है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अब सपोज मैं 1 नवंबर से इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे को दिखा देगा टोटल। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे इसमें तो सेल्स दिखा देगा, ट्रांजेक्शन टाइप सेल्स कितने हुई है, नंबर दो, दो सेल्स हुई है, कितने अमाउंट की, 1530 की। परचेज कितनी हुई है, 8 परचेज मैंने की है, कितनी अमाउंट की, इतने अमाउंट की। परचेज रिटर्न कितनी हुई है, 2, अमाउंट क्या था परचेज रिटर्न का, 2006। सेल रिटर्न कितनी भी होंगी तो यहाँ सेल रिटर्न की भी आ जाएगी उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है कि आपकी 8 जो परचेज हुई है वो कहाँ कहाँ है, ये है। तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन में परचेज टाइप लगा के भी देख सकते हैं, परचेज रिटर्न देख सकते हैं, सेल रिटर्न देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं। तो ये डेली बेसिस पे अपनी पूरी रिपोर्ट आपको नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ परचेज रिटर्न और नंबर ऑफ सेल रिटर्न और कितनी अमाउंट की है वो डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आता है पीरियोडिक इनवॉइस रिपोर्ट। पीरियोडिक इनवॉइस जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से जब भी हम सेल करते हैं पीरियोडिक इनवॉइस बनाते हैं। सपोज कोई भी हमने आइटम अपना रेंट के लिए दिया है या कोई भी सर्विसेज हमने रेंट के लिए दी है, तो उसके एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम इनवॉइस बनाते हैं, एक वन पर्टिकुलर डेट से वन पर्टिकुलर डेट तक।
पर्टिकुलर मंथ के लिए, पर्टिकुलर वीक के लिए, तो वो रिपोर्ट्स यहाँ पे बन जाती है। तो वो पीरियोडिक इनवॉइस रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। फिर फाइनल इनवॉइस रिपोर्ट, तो मैंने सेल के केस में दिखाया था। सपोज आपका होटल का बिजनेस है, तो आप मल्टीपल बिजनेसेस बनाते हो। एक आपका सपोज उन्होंने रूम रेंट पे लिया हुआ है कस्टमर ने, तो एक रूम रेंट का इनवॉइस हो गया। वो 3 दिन रूम में रहा और 3 दिन उसने आपकी जिम सर्विसेज या रेस्टोरेंट सर्विसेज यूज की, तो उनकी आपने सब बिलिंग की। रेस्टोरेंट की 3 दिन की अलग बिलिंग की, जिम की अलग की, रूम रेंट की अलग की। तो एक लास्ट में उसको जब वो चेकआउट करता है तो एक फाइनल इनवॉइस हम यहाँ से बना सकते हैं सेल्स में, फाइनल इनवॉइस। तो वो फाइनल इनवॉइस की रिपोर्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट रिपोर्ट बर्थडे एनिवर्सरी का, अगर आपने किसी कस्टमर का बर्थडे और एनिवर्सरी यहाँ पे डिफाइन किया है तो उसका नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स आपके पास आ जाती है। तो ये था हमारा अकाउंट्स का सारा सेक्शन और रिपोर्ट्स का। तो आपने यहाँ पे देखा होगा हमारे पास ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट्स हैं जो एक बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। अपनी आप अपनी पूरी स्टॉक रिपोर्ट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाती हैं। आपको कोई भी मैनुअली कहीं भी मेंटेन नहीं करना होता। जैसे आपने सेल की, परचेज की, तो वो जैसे ही आपका स्टॉक इंपैक्ट होता है उसकी एंट्री स्टॉक रिपोर्ट में ऑटोमेटिक हो जाती है। सेल करते हैं तो माइनस आपका स्टॉक हो जाता है, कम हो जाता है। परचेज के टाइम में आपका इंक्रीज हो जाता है, तो ऑटोमेटिक सारी एंट्रीज इसमें मेंटेन हो जाती हैं। आप सेल परचेज जब भी करते हैं तो आपकी जीएसटी की डिटेल्स भी ऑटोमेटिक यहाँ पे बनती जाती है। आपको दोबारा से सेल परचेज चेक करके और अपनी जीएसटी की रिपोर्ट्स रेड तैयार नहीं करनी रहती है। यहाँ से आप जीएसटी अपनी एक्सपोर्ट करके पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये था हमारा अकाउंट्स का और रिपोर्ट्स का कंप्लीट सेक्शन। थैंक यू।